अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एमजीटी 503 की लेक्चर सीरीज़ का आज 32वां लेक्चर है, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस को देखेंगे कि ऑर्गेनिक होना चाहिए, मैकेनिस्टिक होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इस पे आज हमारी बात होगी। तो पहले हम कुछ जॉब्स की यहाँ पे इन्होंने बात की है कि जॉब्स कुछ किस्म की होती हैं। एक होती है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या आप एक टाइम स्पेसिफिक कर देते हो कि एक बंदा जो है ना सुबह 3 घंटे जो है वो एक काम करेगा, उसके बाद अगले 3 घंटे दूसरा काम करेगा, अगले 3 घंटे तीसरा काम करेगा। इस तरह से जॉब रोटेशन, ठीक है? वर्कर्स को आप शिफ्ट करते हो जॉब को पेरियोडिकली यानी टाइम पीरियड के लिहाज से आपने उसकी सीक्वेंस बनाई होती है बाकायदा प्लान करके। अब इसका पर्पज़ क्या है? एक तो ये कि आपका जो वर्कर होता है वो बोर नहीं होता ये काम करने से, मुख्तलिफ काम करता रहता है। तो काम आसान हो तो वो तो उसके लिए आसान होगा। दूसरी चीज़ है इसका पर्पज़ एक ये होता है कि क्रॉस ट्रेनिंग करना कि एक बंदे को ज़्यादा काम आते होंगे तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। तीसरी चीज़ होती है कि पर उसकी एम्प्लॉयी की डेवलपमेंट भी होती है। ज़ाहिर-सी बात है जब वो कैपेबल हो जाता है, अंडरस्टैंड करता है, मुख्तलिफ कामों के ऑर्गेनाइज़ेशन के मुख्तलिफ पहलुओं को समझता है। आज उसने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम क्या क्या प्रोडक्ट्स जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है वहाँ पे काम किया प्रोडक्शन में। कल वो एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो इससे कि वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज़ेशन के पहलुओं को समझ लेगा, मुख्तलिफ क्रॉस जो होती है जॉब रोटेशन की वजह से। उसके बाद जो पोटेंशियल प्रॉब्लम जो होती है कि एक बंदा एक ही काम करने की वजह से जो है वो नहीं कर सकता होता, बोर हो जाता है, उसकी पोटेंशियल कम हो जाती है। लेकिन ये पोटेंशियल प्रॉब्लम इससे जो है रोटेट करने से इंडिविजुअल्स जो हैं वो टेम्परेरी हेल्प कर लेते हैं एक-दूसरे की, ठीक है? और उनमें लॉयल्टी आती है। तो ये जो है एक-दूसरे के काम करने के साथ उनकी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो है आसान हो जाती हैं। फिर उसके बाद है जॉब एनलार्जमेंट कि जो इंसान काम कर रहा है उसका वही टास्क जो है वो बड़ा करके दे देना, इतना कि उसके लिए चैलेंजिंग हो जाए। यानी एक इंसान एक दिन में अगर एक ही फिक्स काम जो है यानी कि प्रिंटिंग करता है, अगर एक इंसान प्रिंटर चलाता है, तो दिन में 3 घंटे काम करता है, अगले दिन उसे आप बोल दोगे कि 5 घंटे आपने यही काम करना है, ठीक है? तो ये जॉब एनलार्जमेंट है। जो है मुख्तलिफ टास्क जो है वो एक बंदे को पर्टिकुलर जॉब जो है वो उसमें ज़्यादा करके दे दिए जाते हैं। इसका प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक काम बहुत ज़्यादा ऐड कर दोगे तो उससे बंदा बोर भी हो जाएगा। बोर होने की वजह से उसकी एफिशिएंसी लो हो जाएगी, काम करने की स्पीड कम हो जाएगी, मेंटल ओवरलोड ज़्यादा हो जाएगा, गलतियाँ होने का ज़्यादा अंदेशा होता है और उसके बाद क्या है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती हैं इसमें। फिर तीसरी चीज़ है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट में ये है कि जो बंदा वो काम कर रहा है उसी जॉब के लिहाज से उसे और भी ज़्यादा दिए जाएँ। कि मतलब जैसे अब एक बंदा है ना उसको आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी थी आईटी डिपार्टमेंट का है, ठीक है? तो आप उसे देखते हो कि इनपुट्स और आउटपुट्स आपने देखने हैं कि आपके प्रोडक्ट के बारे में जो शिकायत आ रही हैं कैसे हैं। अब उसको ही आप काम दे लो कि आप सर्वे करो कि मेरी जो आपको जो शिकायत दे आपके पास आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? लोगों की क्या शिकायत है, क्यों है? यानी कि जो जॉब उसके पास है उसी में उसको मज़ीद डेप्थ में और उस जॉब के रिलेटेड काम दे देना, जॉब एनरिचमेंट में ये होता है। ठीक है? तो उसकी में जो मुख्तलिफ स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे स्किल्स वैरायटी होती है, मुख्तलिफ यहाँ पे इसको करैक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि स्किल्स वैरायटी होती है कि हर जॉब की अपनी कुछ जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं और हर एक्टिविटी के लिए मुख्तलिफ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी स्किल्स में वैरायटी आएगी। उसके बाद टास्क आइडेंटिटी, टास्क उसको आइडेंटिफ़ाई करना है कि मेरा टास्क है क्या? हर जॉब की जो है वो कुछ आइडेंटिएबल पीस ऑफ वर्क होता है, कि मुझे ये करना है, ठीक है? उसके बाद टास्क सिग्निफिकेंस, उसे अपने टास्क की अहमियत पता होनी चाहिए कि मैं ये जो जॉब कर रहा हूँ उसकी आउटपुट क्या होगी, क्या अहमियत है इसकी। उसके बाद है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी की यानी कि फिक्स एक शेड्यूल होता है, एक वर्क मेथड होता है जिसके ज़रिए आपको जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो अचीव करनी होती है। उसके बाद फीडबैक कि आपने जो जॉब है डिवीज़न वो प्रोवाइड्स वो क्लियर है, टाइमली इन्फॉर्मेशन आपने उसके रिज़ल्ट की भी देनी होती है। कहते हैं कि अब जॉब की करैक्टरिस्टिक्स के मॉडल के लिहाज से 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्टेट्स होने ज़रूरी हैं, वरना एक बंदा अच्छे से काम नहीं कर सकता। कि एक वर्कर को पता होना चाहिए कि उसका काम फ़िज़ूल नहीं है, ये किसी वजह से करवाया जा रहा है मुझसे और इसका ये फ़ायदा होने वाला है। अगर उसे ये चीज़ पता होगी तो वो मस्ट काम करेगा। दूसरी चीज़ है कि उसे मस्ट पता होना चाहिए कि मैं अपने काम के जो भी नतीजा निकलेगा उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, ठीक है? उससे अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ना तो वो बिल्कुल केयरलेस होके काम करेगा, उसे नहीं। लेकिन अगर उसे पता है कि रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, इस काम का जितना भी वो फ़ायदा होगा तब भी मुझे जवाब देना, नुकसान होगा तब भी मुझे बात आगे जवाब देना पड़ेगा। तो ये चीज़ उसको एफ़िशिएंट बनाएगी और तीसरी चीज़ है कि उसे मस्ट जो है वो अपने काम का रिज़ल्ट पता होना चाहिए। वर्कर्स को पता होना चाहिए कि मतलब एक मैं अगर रोज़ कंटिन्यूअसली ये काम कर रहा हूँ तो इसकी आउटपुट क्या आ रही है। अगर उसे आउटपुट पता चलती रहेगी ना अपनी, रिज़ल्ट्स पता चलते रहेंगे, तो वो अच्छे से काम करेगा। फिर आगे ऑर्गेनाइजेशन की जो है डिज़ाइन डिसीजंस के डिज़ाइन किस तरह से होते हैं। एक होती है मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ये है कि इसमें हाईली स्पेशलाइजेशन होती है, रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक बंदे के हाथ में कंट्रोल है सारा, बहुत ज़्यादा मतलब हायरार्की नहीं होती। हाई फॉर्मलाइजेशन, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, लिमिटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है, यानी कि लिमिटेड है ना कि डायरेक्ट आपने बात कर लेनी है जाके। उसके बाद लिटिल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग बाय लोअर लेवल एम्प्लॉयज़, यानी कि ये एक मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हाईली अडॉप्टेड और फ्लेक्सिबल
होती है अपने वर्क स्पेशलाइजेशन में, ठीक है। हालात के हिसाब से चेंज होते रहना। मिनिमल फॉर्मलाइजेशन, बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होती, होती है फॉर्मल लेकिन मिनिमल। फिर उसके बाद जो है वो डायरेक्ट, लिटिल डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयज़, डायरेक्ट सुपरविजन नहीं होती एम्प्लॉयज़ की, हायरार्की ज़्यादा होती है। नीचे वाले मिडिल मैनेजर्स भी जो हैं या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स वो सुपरवाइज कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ को। आगे है कि कुछ कॉन्टीजेंसी वेरिएबल्स हैं जो बताते हैं कि हमें कौन सा जो स्ट्रक्चर है कब अपनाना चाहिए। तो स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पहला फर्स्ट वेरिएबल है कॉन्टीजेंसी वेरिएबल, जो ये बताता है कि हमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन चूज़ करना चाहिए, वो है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी। यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारी स्ट्रेटजी है वो बताएगी कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए, कि हमारी क्या स्ट्रेटजी कैसी है, कि उसमें इनोवेशन है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन है या इमिटेशन है या नहीं। फिर उसके बाद है साइज़ एंड स्ट्रक्चर, की ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है उसके स्ट्रक्चर को। जैसा साइज़ होगा उस हिसाब से हम उसका स्ट्रक्चर देंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो ज़ाहिर सी बात है एक बंदे से वो नहीं हैंडल हो सकता उसका, तो उसमें फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। सेंट्रलाइजेशन होनी है या डिसेंट्रलाइजेशन, फॉर्मल होनी है या इनफॉर्मल होनी है, तो ये उसके साइज़ पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फिर उसके बाद है इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रक्चर, कि तीसरा जो फैक्टर है, फाइनल फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हालात कैसे हैं, ठीक है। किन हालात में आपकी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है, किन हालात में आपको फैसले लेने पड़ रहे हैं। अगर तो ऐसा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसको बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना नहीं है, रिसोर्सेज आसानी से मिल जाते हैं, लोग आसानी से मिल जाते हैं, पैसा आसानी से मिल जाता है, तो वहाँ पे तो ईजिली एक बंदा भी मैनेज कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना है, रिसोर्सेज मुश्किल से मिल रहे हैं, तो एक जो आपको मुश्किल हालात हैं, तो वहाँ पे फिर आपको क्या है कि आपको एनवायरनमेंट ऐसा रखना पड़ेगा कि जो फ्लेक्सिबल हो, जो रिस्पॉन्स कर सके आपके ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को, उस हिसाब से फिर आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कॉमनली जो यूज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन, एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन के सिंपल स्ट्रक्चर है कि जनाब लो डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स नहीं होते, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल होता है कि एक बंदे के पास बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है, एक बंदा सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, फैसला करता है, फॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अब ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, बड़ा ट्रेडिशनल सा स्ट्रक्चर है, मोस्टली जो पाया जाता है। अब ये जो है इससे, इस स्ट्रक्चर से क्या होता है कि आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें, कि आज हालात के साथ ये चेंज हो सकती है आसानी से, और स्पीड और कॉस्ट, जो लो कॉस्ट है वो मेंटेन हो जाती है। उसके अलावा इसका बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मोस्ट इफेक्टिव ये होती है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो स्ट्रक्चर स्मॉल स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर, ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो अच्छा है, अच्छे काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है उसको फिर मोर स्पेशलाइज्ड, मोर फॉर्मलाइज्ड होना पड़ता है, उसको डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर उसे कौन-सा जो है वो अपनाना चाहिए, जो है कौन सा स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए। तो फिर एक स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर है जिसमें फंक्शनल्स के लिहाज से डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दी जाए, और दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर के डिविजन्स के लिहाज से कर दी जाए। अब कुछ होते हैं कंटेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन्स, हमने ऊपर ट्रेडिशनल तो देख लिया क्या था। अब कंटेम्परेरी क्या है, कंटेम्परेरी ये है कि एक टीम बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, कि टीम बेस्ड आप टीम बना दोगे काम के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में आपने टीम्स बनाई जाती हैं, कि टीम्स जो है वो वर्क ग्रुप्स के लिहाज से टीम्स बना दी जाती हैं और ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं। और एक होती है प्रोजेक्ट या मैट्रिक्स के लिहाज से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कि एक जो आप मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था कि जब एक प्रोजेक्ट आता है उस लिहाज से मुख्तलिफ फंक्शनल डिपार्टमेंट में से बंदे लेके प्रोजेक्ट्स के लिहाज से, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर बना के उसके अंडर कर दिया जाता है। लेकिन एक होता ही प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, कि प्रोजेक्ट्स के लिहाज से स्ट्रक्चर बना हुआ है, जना फिक्स काम है, इसने ये IT डिपार्टमेंट है, इसमें ये लोग काम करेंगे। जैसे प्रोजेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट के जितने काम होंगे वो सारे उसमें डिवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद है कुछ ऑटोनमस इंटरनल यूनिट्स होते हैं, यानी जब बहुत ज़्यादा जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें ऐसा होता है कि कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो अपने फैसले खुद लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको आसानी से मिसाल दूँ तो एक मॉल है, मॉल के अंदर उसका हेड तो शायद एक ही होगा, लेकिन जो अंदर कपड़े की दुकानें हैं वो अपना फैसला खुद दे रही हैं। उन्हें पता है कि हमारा कहाँ से आएगा, हमारा पैसा कहाँ से आएगा, हमारा कपड़ा कहाँ से आना है, कौन सा ब्रांड हमारा ज़्यादा इन चल रहा है, हमारे कंपटीटर्स कौन से हैं, हमारा प्रॉफिट गोल क्या है, हमारे क्लाइंट्स कौन से हैं, यानी वो अपनी सारी चीज़ें खुद संभालते हैं, ठीक है। ये अंदर एक ऑटोनमस इंटरनल यूनिट होता है। ओवरऑल वो जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन अपने फंक्शंस में, अपनी सारी प्रॉब्लम्स में वो इंडिपेंडेंट होता है। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है बाउंड्री लेस, यानी जिसकी कोई बाउंड्री नहीं, जिसको आप नहीं कह सकते कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी नहीं, वो अपने बस अपनी उसने गोल सेट किया उसके लिहाज से वो काम करे, उसको बाउंड्री, उसकी फॉर्मलाइजेशन, रूल्स वगैरह नहीं है। ये भी एक अप्रोच है। तीसरी है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ये होती है कि जो डेवलपमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग लर्निंग और डेवलपमेंट पे काम करती हैं, ठीक है। कि बस हालात के साथ आपको चेंज होते रहना, ट्रांसफॉर्मिंग करनी है आपने, जैसे चेंज होंगे हालात और डिमांड मार्केट की चेंज होगी, उस लिहाज से ये चेंजेस करती रहती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं होती कि वो लर्निंग हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं कि जो हालात चेंज होने के लिहाज से, डिमांड्स के चेंज होने के लिहाज से चेंज होती रहती हैं, तो ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं।
तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।